इधर अभी जो बताएंगे बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात है नहीं, बस ये जो इनका जो प्रिंसिपल है ना, बस यही है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो दोष है उस दोष को कैसे दूर किया जाए, मतलब उससे मतलब एग्री सब करता है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है एकदम 100% सही है, वो बताए जो है ना कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ये सही बात है, लेकिन क्यों लगाते हैं इस श्लोक की व्याख्या वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड भी एक परमाणु मॉडल बनाए। उस परमाणु मॉडल में बस परमाणु मॉडल वही था, जैसे अगर तुम रदरफोर्ड वाला देखोगे तो कैसे परमाणु मॉडल बनाए थे कि बीच में वो अथी है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो कुछ कुछ बातों की व्याख्या नहीं कर पाए थे। पहला नहीं व्याख्या कर पाए थे क्या, कि एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसी की व्याख्या करते हुए रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए। रदरफोर्ड अपने मॉडल में बोले कि कक्षा का जो नंबर होगा, मतलब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, किसी कक्षा में ऐसे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो तुम्हारा 2n पे पावर 2, यानी मतलब इसे क्या समझते हैं, 2n पर पावर 2। क्या हुआ इसका मतलब, देखो अब यहाँ जो n है, n स्टैंड फॉर कक्षा नंबर, n स्टैंड फॉर कक्षा संख्या, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑर्बिट नंबर। किस क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर। n स्टैंड फॉर ऑर्बिट नंबर, ठीक है। n मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑर्बिट नंबर। मतलब अगर हमको पता करना है कि मान लो कि अभी हम ऑर्बिट नंबर को हम n से सूचित करते हैं, ठीक है, तो n1 यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, तो 2 गुना 1 पर पावर 2, कितना आया, 2। अगर कक्षा 2 है तो अब 2 गुना 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर n बराबर 3 है तो 2 गुना 3 पे पावर 2, 3 3 9 दूनी 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते जाता है, ठीक है। इससे करके ये अपना एगो फॉर्मूला दिए। पहला क्या दिए, इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2 पे पावर n स्क्वायर होती है। दूसरा बात जो रदरफोर्ड का था, रदरफोर्ड का दूसरा बात ये व्याख्या नहीं कर पाए थे कि जब ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि मतलब यहाँ चक्कर लगा रहा है तो ऐसे करके इसमें जाके नाभिक में गिर जाए, क्योंकि दोनों में तो खिंचाव बल होता है, खिंचाव बल काम करता है, तो गिरता क्यों नहीं है। तब इसके लिए वो क्या बोले, दूसरा रूल क्या दिए, इसके लिए वो बोले कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है और एक जो कक्षा है, ठीक है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसकी अपनी क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, एक अपना ऊर्जा स्तर होता है, जिसके कारण से वह अथी मतलब नाभिक में नहीं गिरती है और एक जगह पे अस्थिर रह करके अपना काम करते हैं, मतलब घूमते रहती है, ठीक है। क्या रहता है कि हर कक्षा के पास एक ऊर्जा स्तर होता है। क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है, समझा। दूसरा बात क्या था, पहला बात क्या कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा बात की मतलब जो भी इसमें संख्या होता है वो क्या होता है, 2 पावर n स्क्वायर होता है। पहला बात की हर कक्षा के पास अपनी एक ऊर्जा होती है। दूसरा बात क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 पावर n स्क्वायर होता है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, अब देखो इसमें बात नहीं है कि अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में नहीं रहता है, इस बात भी नहीं है। जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जंप कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर इस कक्षा में है तो अब अगर वो पूरा भरल है वो कक्षा तब तो नहीं जंप करेगा, लेकिन अगर इस कक्षा में तो इस कक्षा में जंप कर सकता है। लेकिन जंप करते वक्त देखो, अगर मान लो, सुनो पहले एक बात समझो कि जो ऊर्जा होती है, देखो इसमें समझो, देखो यही पहला बात क्या था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 पावर n। दूसरी बात क्या है कि हर एक कक्षा का अपना एक निश्चित एरिया होता है, ठीक है। और जब तक ये अपना चारों ओर चक्कर लगाते रहते तब तक इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसी जंप मारेगा, ठीक है, जंप मारेगा किसी दूसरे कक्षा में, तब जाकर के इसका जो ऊर्जा है वो घटना या बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यही बात, तीसरा बात तुम समझो कि जब तक ये चक्कर लगाता है तब तक कोई नुकसान नहीं होता, जब तक
चक्कर लगाता है तब तक कोई नुकसान नहीं होता है, तब तक जब तक चक्कर लगाता है ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से देखो एक बात, ए लड़का शांत, हम क्या बोले कि हर एक कक्षा का अपना एक ऊर्जा होता है, क्योंकि एक अपना डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को मैंने, जिसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको खींच रहा है, ठीक, और एगो यहाँ से यहाँ तक का खींच रहा है, तो दोनों का अपना अपना एक ऊर्जा होगा कि नहीं खींचा है। ठीक है, या फिर ऐसे समझते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने में कम क्षमता और 8 इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज्यादा क्षमता का यूज होगा। ठीक, तो अपना अपना ऊर्जा स्तर होगा ताकि वो रोकले रहे उस कक्षा को। ठीक है, अपना अपना ऊर्जा स्तर होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो उस हिसाब से अगर मान लो इसका ऊर्जा स्तर है ज्यादा, इसमें एनर्जी क्या है ज्यादा, और इसमें एनर्जी है कम, तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहे कि इस कक्षा से इस कक्षा में आकर के रुके, तो उसको एनर्जी अपना कम करना पड़ेगा ना। जब तक एनर्जी कम करेगा नहीं तब तक इस कक्षा में आकर रुकेगा नहीं ना। इसी वजह से बोला जाता है कि जब जब भी तुम्हारा मतलब कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो अपने एनर्जी को क्या करता है, वो अपने एनर्जी को खो देता है, अपने एनर्जी को क्या करता है, खो देता है। समझे बात को, समझा, समझा बात को। अब देखो चौथा बात है, और याद रखना इसमें, ये जो कक्षा होती है इसको उसका नाम दिया गया है, मतलब भीतर से बाहर की ओर, भीतर से बाहर की ओर नाम किसे दिया गया, देखो KLMNO जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे आगे बढ़ते चल जाओ। ठीक है, तो यही कक्षा का क्या है, KLMNO इस करके नाम है। ठीक है, मतलब पहला कक्षा को हम K बोलते हैं, दूसरा कक्षा को L बोलते हैं, तीसरा कक्षा को M बोलते हैं, चौथा कक्षा जो आएगा उसको N बोलेंगे, पांचवा कक्षा जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, O बोलेंगे। ऐसे बोलते जाएंगे आराम से, एज इट इज। ठीक है, अब देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है तो अपना ऊर्जा का ह्रास करता है। अब ऊर्जा का ह्रास किस तरीके से करता है, सुनो, अगर वह बाहरी कक्षा में कूदा, बाहरी कक्षा में कूदा, तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या होता है, मतलब ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब अवशोषित करता है, क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है। सही बात है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ज्यादा क्षमता चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कम क्षमता है, इसमें ऊर्जा ज्यादा है। तो जब इससे इसमें जाएगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाना चाहती है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ऊर्जा गेन करना पड़ेगा। अपना ऊर्जा गेन करने के लिए क्या करेगी, ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करेगी। ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि पाएगी। और उसी तरीके से जब ऊपर बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में आना हो तब ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा, यानी उत्सर्जन करना पड़ेगा। ठीक, तो यही वाला बात है 5वां नंबर की, मतलब ऊर्जा जब बाहर से भीतर जा, सॉरी ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से भीतर जाती है तो ऊर्जा क्या करती है, बाहर से भीतर जाती है तो ऊर्जा लूज करती है। और दूसरा बात क्या है इसी में, इलेक्ट्रॉन जब भीतर से बाहर जाती है तब एनर्जी क्या करती है, गेन करती है। अब तुमको बताए थे तुमको एक बात बताए थे कि कोई भी चीज बना हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज बना हुआ है तो परफेक्ट नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ दोष होगा ही होगा। हम कहाँ बोले कि नहीं है इसका दोष, इसका भी कुछ ना कुछ दोष होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या दोष है इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ और एग्जांपल देख लेते कि किस तरीके से ही सूचित किए थे। ठीक है, जैसे कुछ एक आगो मतलब ऐसा परमाणु संख्या बोलो जिसका परमाणु संख्या 18 के अंदर हो, तो सल्फर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सल्फर। और एक चीज इनके स्ट्रक्चर को बनाते वक्त एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हमारा जो बाहरी कक्षा होता है, सॉरी पहले भीतरी कक्षा होता है वो भरता है, उसके बाद बाहरी कक्षा भरता है, उसके बाद और बाहरी कक्षा भरता है। ठीक है, एक के बाद नहीं समझी, बाहरी कक्षा पहले भरेंगे फिर भीतरी भरेंगे, ऐसा नहीं, पहले कौन सा भरेगा, भीतरी, उसके बाद बाहरी। इसे मान लो कि लिए हम सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, तब पहला कक्षा आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर जाकर तीसरा कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन 6। समझा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है। काहे क्या अपना अपना ऊर्जा स्तर होता है। जैसे आप मान लो कि एक घर है उसमें 5 गो रूम है, तो तुम सोचोगे ना कि सबसे नजदीक वाला रूम में हम बैठे, मतलब जो सबसे बढ़िया रूम हो, जो सबसे आसानी से मतलब उपलब्ध कराए कोई चीज, उसके आसपास बैठे। जैसे मान लो इसे करके एक परमाणु है, ठीक है, इसका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना है, तो वो अपना सबसे पहले
जो खाली जगह जैसे जैसे भरते जाएगा उसी तरीके से ना बाहर होते जाएगा जी। कि तुम अब मान लो कि ऐसे कहें तुमको हम कि एक रूम है उसमें तुमको कुछ सामान रखना है ताकि गेटवे पर रखना शुरू कर दोगे, सबसे पहले कोना में। वही बात यहाँ पर भी है, जब यहाँ पर भी रहने का बढ़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भीतर से भीतर हो सके उतना भीतर रखेंगे, उसके बाद बाहर रखेंगे। नहीं, वही तो। अब जैसे हम कोना में रखना शुरू किए, फिर बीच में खाली जगह छोड़ सकते कि पहले उसको पूरा भरेंगे, उसके बाद होगा तक गेट तक रखेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी है कि पहले यहाँ भरेंगे फिर यहाँ भरेंगे तब जाकर के सबसे लास्ट बनेगा, समझा। इस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत भी है, बोलो ना रे, कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं उससे पहले परमाणु संख्या का। किसका बात करेंगे? परमाणु संख्या का। परमाणु संख्या का बात किस लिए करें, सुनो। परमाणु संख्या जब हम बोलते हैं ना तो उससे हम परमाणु के बारे में कुछ कुछ चीजें होती है जिसको हम इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 1। अगर हीलियम का परमाणु संख्या है 2 है तो इसका मतलब प्रोटोनों की संख्या उसमें कितना होगा, 2 होगा। प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। अगर लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3, तो इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 3। मतलब कि परमाणु संख्या के बारे में बोला जा सकता है, परमाणु संख्या के बारे में बोला जा सकता है कि परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या। अब एगो दूगो और बात, इसको हम सूचित करते हैं किस चीज से, जेड से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं, जेड से। परमाणु संख्या किस चीज से सूचित करते हैं, जेड से। कोई दिक्कत नहीं ना? परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, जेड से, ठीक है। यही होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में जब भी तुमको पता चले तो उससे पता कर लेना कि सबसे पहले कि उसमें प्रोटोनों की संख्या पता चलेगा, उसके बाद दूसरी बात और एक चीज के बारे में और पता चलता है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चलता है, सुनो। कोई भी पदार्थ जब एक अपने एकदम मतलब कि इतना मतलब सही से अगर है, उसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ है तो तब करंट वगैरह नहीं मारती है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी एकदम सिंपली रखा हुआ है, इसमें कोई करंट है नहीं। इसका मतलब इसमें जो पदार्थ होगा उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अगर परमाणु संख्या कुछ है और प्रोटोनों की संख्या उसके हिसाब से है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, वही होगा। इसका मतलब क्या समझेंगे हम यहाँ, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सब आपस में क्या होती है, बराबर। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तो है? अब देखो आगे सीखो। परमाणु संख्या से तत्वों की पहचान। परमाणु संख्या से हम कैसे तत्वों की पहचान करते हैं। अगर परमाणु संख्या बोला 1, इसका मतलब तत्व के अंदर जो है कुछ कुछ बातें इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलती है। सबसे पहला क्या पता चलता है कि उसका, सुनो, अगर परमाणु संख्या, लड़का शांत, अगर परमाणु संख्या बोल रहा है 1 तो उससे क्या पता चलता है हमको, बहुत सारी बातें पता चलता है। जब से पहला बात पता चलता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। कोई भी मतलब अगर जैसे हाइड्रोजन का बात किया जाए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तुमको हम बता दिए हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या किए हैं, बता दिए हैं कि 1 है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तुमको 1 बता चुके हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणु संख्या से तुमको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो इसमें पता चलेगा कि कितना प्रोटॉन है भाई, 1 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें एक कक्षा है, इसके एक कक्षा के एक ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके बहुत सारी बातें पता चलती है कि नहीं। अगर तुमको बोला जाए क्या कहते हैं कि अगर तुमको बोला जाए कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, तो सबसे पहले बात तो इसमें पता चलेगा इसमें कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी संरचना क्या हो सकती है,
तो इसकी संरचना हो सकती है कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 4। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसका परमाणु संख्या क्या है, 6। इस सब बात का क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, यही सब इंडिकेट करता है क्या, तुम्हारा परमाणु संख्या। क्या इंडिकेट करता है, परमाणु संख्या। अब जो ये जो कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत हो। अब अगला सुनो, देखो परमाणु संख्या हो गया। अब एक बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान का। किसका बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान का। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होती है उसकी कक्षा में, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर तुमको बात किया जाए परमाणु द्रव्यमान का, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या, P की संख्या प्लस N की संख्या। N मतलब क्या, न्यूट्रॉन। N मतलब क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों की संख्या का जो योग होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, परमाणु द्रव्यमान। अभी परमाणु द्रव्यमान को सूचित किससे करते हैं भाई, तो परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं हम A से। किससे सूचित करते हैं, A से। यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन को एक चीज और से सूचित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को किससे सूचित करते हैं बताओ तो। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, अभी तुरंत बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है और परमाणु संख्या के भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि A बराबर Z प्लस N भी इसको बोला जा सकता है, ZN भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत। अब इससे समझ लो कि अगर तुमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, A में Z को घटा देंगे तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ये सारी बातें समझ में आ रही है, ये 3-4 पॉइंट लिखे, इसको समझ में आया ना। आगे बढ़े। अब देखो किसी भी पदार्थ को जब पीरियोडिक टेबल पे लिखा जाता है, जिससे देखो तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शो किया जाता है। पहला इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो इसको लिखने जब भी तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसको वो लिखा हुआ ऐसे रहता है। जैसे मान लो कि एक सोडियम का परमाणु लिया, ठीक है, इसमें परमाणु संख्या यहाँ लिखा हुआ रहेगा और यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। तो ये लिखने का तरीका है, ये क्या कहलाता है, परमाणु संकेत। क्या कहलाता है, परमाणु संकेत। ये कहलाता है परमाणु संख्या Z से सूचित कर देते हैं। ये कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। ये क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। समझ गए बात को, समझ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो जिंदगी भर रहेगा, रहने दो। हाँ अरे यार, अरे तो हमारे कंटेंट की काहे चिंता कर रहा है, तुम पढ़ने पे ध्यान दो ना यार। इफ समथिंग, देखो अगर तुम कुछ आसानी से अचीव कर रहे हो ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक, अगर मान लो कि तोहर पापा एकदम बहुते बड़े रईस आदमी रहते हो, तुमको दे देते 2-4-5 करोड़ रुपया की जाओ उड़ाओ, तो तुम उसका वैल्यू नहीं करता। ठीक ना, लेकिन वही अगर तुमको वो चीज कष्ट से मिलेगा, ठीक है, वही तुमको आराम से अगर लेगेसी मिलेगा तब तुम इज्जत करोगे 1-1 रुपया का। ठीक, वही बात है यहाँ पे। अगर तुम किसी को बोले औकात में रहो तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद से नहीं कमाए हो, खुद से अपना औकात नहीं कमाए हो, तुम्हारा औकात किसी और की वजह से। ठीक खुद समझो, किसी दूसरे को मत समझाओ। ठीक है, समझ में आ गया, चैप्टर लगता है खत्म हो गया। ठीक है, अब तनी मनी और बचा है, समस्थानिक, समभारिक और भिन्नान परमाणु द्रव्यमान। शांत रहो। क्या था रे को बजले। अच्छा देखो, अब कुछ जो बात है उसको शॉर्टकट में एकदम फटाफट मतलब बताते चल जाते हैं। ठीक है, क्या है कि उसमें कोई खास बात है नहीं, जब खास बात नहीं तो उसको काहे बढ़ाएंगे। अब एगो अथी है समस्थानिक। सुनो लड़का, समस्थानिक सुनो, देखो समस्थानिक क्या नाम बताए हम, समस्थानिक। समस्थानिक एकदम ब्रीफली बतैले चल जाते हैं। समस्थानिक क्या होता है,
तो एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम दोनों का परमाणु संख्या एक के है, एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है क्या, एक, और ड्यूटेरियम जो है इसका भी परमाणु संख्या कितना है, एक, लेकिन एक का परमाणु द्रव्यमान एक है और एक का परमाणु द्रव्यमान कितना है, दो है। एक का परमाणु द्रव्यमान कितना है, दो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थान तो सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग है, इसलिए इसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। कोई दिक्कत? समस्थानिक के कुछ कुछ गुण होते हैं, वो पढ़ लेना तुम खुद से, बहुत सिंपल बात है। गुण यही है कि मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल उसमें एक ही स्थान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद बोला जाता है भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान मतलब एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। जैसे ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन होता है तुम्हारा, एक ब्रोमीन होता है 35 और 79, मतलब कि 35 परमाणु संख्या और 79 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, और एक वही होता है जिसका, एक वही होता है ब्रोमीन का जो कि 35 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, क्या होता है, 81। ठीक है, मतलब कि जब देखो ये जब अलग अलग है तो इसको समस्थानिक बोलेंगे, और दोनों चीज अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए, मतलब एक मिश्रण है जिसमें कि तुम्हारा मतलब कि उतना ही, मतलब जैसे मतलब कुछ मात्रा में तुम्हारा ब्रोमीन है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 79, और वो कुछ मात्रा में तुम्हारा जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 81। ठीक है, तो उसमें क्या लेके चलते हैं हम, एवरेज परमाणु द्रव्यमान लेके चलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद आ जाओ संभारिक में। संभारिक में क्या होता है भाई, तो संभारिक में ये होता है कि अलग मतलब भार दोनों का सेम हो, भार क्या हो, सेम, लेकिन परमाणु संख्या अलग हो। समस्थानिक में भार अलग अलग हो, परमाणु संख्या सेम हो, और संभारिक में क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग हो और भार क्या हो, सेम हो। जैसे कि देखो 3 वो एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला है आर्गन, दूसरा है पोटासियम और तीसरा है कैल्शियम। सबका है 40 परमाणु द्रव्यमान, 40 और 40, और सब का जो मतलब क्या बोलते हैं परमाणु संख्या है, एक 18 है, एक 19 है, एक 20 है। यहाँ पर देखो पहला वाला बताए तो क्या बताए थे, इधर ध्यान देना थोड़ा सा। पहला वाला बताए तो क्या बताए थे कि हीलियम का मतलब सॉरी हाइड्रोजन, अरे एच लिख दिए थे भाई। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या कितना है, 1, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2, मतलब अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, परमाणु संख्या अगर सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग हो तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, और संभारिक कब बोलेंगे, जब परमाणु द्रव्यमान सेम हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, और संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे कि सुनो देखो, बताओ Na का परमाणु संख्या कितना है, 11, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। इसके बाद Na का परमाणु संख्या 12 पे कौन आता है जी, मैग्नीशियम आता है ना। मैग्नीशियम का कितना है, 12, 24। ठीक है, 12, 24। अब इसमें देखो एक चीज, इसको घटाएंगे, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिखा थे, वो लिखाए थे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A - Z, यानी जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें परमाणु संख्या को क्या कर दो, घटा दो। घटाए तो कितना आया, 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। और यहाँ से देखिए अगर मैग्नीशियम का, तो परमाणु संख्या है 12 और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 24। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो गई कि नहीं हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जल्दी फटाक सुने। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सम न्यूट्रॉनिक। 3 तरह का तीन तरह का पदार्थ पढ़े अभी। क्या क्या पढ़े, पहला समस्थानिक, दूसरा संभारिक, और तीसरा सम न्यूट्रॉनिक। क्या पढ़े, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं संयोजकता क्या होती है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाहरी में बोले, सबसे भीतरी में नहीं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन से जितना इलेक्ट्रॉन कम या बेसी हो, जितना कम या बेसी, मतलब कि अगर हम ले कार्बन का, ठीक है, कार्बन सोडियम लेते हैं। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। तो 2, 8 और 1 आएगा ना। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। अगर 1 से लेकर के 4 के बीच में रहे तो वही उसका क्या कहला जाएगा, संयोजकता। वही उसका क्या कहला जाएगा, संयोजकता। मतलब समझोगे क्या होता है, संयोजकता मतलब होता है ना कि
किसी तत्व के पास कितना इलेक्ट्रॉन लेने और कितना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है उसको बोलते हैं हम क्या, संयोजकता। तो यहाँ अगर 1 से 4 तक रहेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है। और अगर 5 से 8 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी उसकी संयोजकता हम मानते हैं माइनस से, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उसको मानते हैं प्लस। और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पुराना होता है, 8 गो। तो अगर 8 गो है तो उसका संयोजकता 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 गो है तो 1 गो और चाहिए तो यानी -1 हो जाएगा। अगर 6 गो है तो उसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 गो चाहिए, हाँ 9 गो होगा तो +1, 8 से ज्यादा हो गया ना, तब -3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, मतलब 1 से 3 तक रहा, ठीक है, 1 से 3 तक या 1 से 4 तक रहा, तो 1 देने की क्षमता है तो +1, 2 देने की क्षमता है तो +2 और 3 देने की क्षमता है तो +3। इस तरीके से संयोजकता होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आयन का निर्माण देखो क्या होता है। जैसे देखो तुम्हारा एक है Na, क्या है Na, ये तुम्हारा परमाणु संख्या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और इधर आया तुम्हारा क्लोरीन, इधर तुम्हारा क्या आया, क्लोरीन। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितना देने की क्षमता है, +1, यानी 1 देने की क्षमता है, ठीक है। तो जब इसको ही इलेक्ट्रॉन देगी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन की संख्या कितना था, यहाँ सुनो देखो ना, जो सोडियम था उसमें प्रोटॉन की संख्या थी 11 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी थी, 11, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के हो गई 10, क्या कि दे दी, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कर देता है कैंसिल आउट, ओवरऑल चार्ज नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 11 गो प्रोटॉन है और 10 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अगर न्यूट्रलाइज भी करेगा तो इसके हिसाब से 10 गो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अब बच जाएगा को एगो, और प्रोटॉन पे एगो अगर प्रोटॉन बच गया तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, +1 चार्ज। क्या मानते हैं हम, +1 चार्ज, यानी ओवरऑल सोडियम पे क्या आ जाएगा, +1। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। तो पहले था इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 + 17, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी 18 हो गया, और प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई, 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई, 17। अब यहां से समझो कि क्या हो रहा है, देखो एक प्रोटॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है, एक प्रोटॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है, ठीक है। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 17 प्रोटॉन कितना 17 प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएगी, 17 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ है कितना, 18। जब 17 को न्यूट्रलाइज होगी तो कितना बच जाएगा, 1। अब सुनो, इतना जल्दी +1 पे आ गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो एगो बचा तो -1 नहीं होगा रे, एगो बचा तो कितना होगा, -1 चार्ज होगा, ठीक है। जब प्रोटॉन देता है, सुनो, जब प्रोटॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो कि अगर 2 गो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों के पास 10-10 रुपया है, तो या तो एगो 5 रुपया खर्च कर दे तब दूसरा का ज्यादा होगा, नहीं तो तुम छीन लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि 11 गो है, 11 गो प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर घटेगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा यानी प्लस बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन तुम किसी को दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बात है इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली जहां था वही है, यानी कि कम है उससे, ठीक है। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे किसी को, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला पर माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस चार्ज, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ होता है ये चैप्टर समाप्त, यहाँ होता है ये चैप्टर समापत। ये चैप्टर क्या होता है, समापत। कैसे धड़फड़ा आ जाएगा यार।